नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र 2024 की आज की बहस का, जिसपे हम रोजाना 2024 के इलेक्शन को लेकर के तमाम पार्टियों की जो तैयारियां हैं और जहां जहां उठा पटक है सब आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं कि कौन कितनी तैयारी में दिखाई दे रहा है। तो आज की कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। 138 साल पुरानी हो गई भारत की सबसे पुरानी सियासी पार्टी। नागपुर में एक बड़ा जलसा किया जा रहा है जिसमें लाखों लोगों के जुटने के दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर अब से थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में हमें अव्वल आना है। और राहुल गांधी ये ऐलान कर ही चुके हैं, उनकी पार्टी कर चुकी है कि वो अब एक दूसरी यात्रा पर निकलने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसका नाम होगा भारत न्याय यात्रा। और ये मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलेगी, 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा। ये तो एक बात हुई आज की बड़ी खबर में। दूसरी सियासी बड़ी खबर जो है वो जेडीयू के कैंप से आ रही है, यानी नीतीश कुमार के खेमे से आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और उनकी पार्टी को लेकर जबरदस्त अटकलें चल रही हैं कि क्या उनकी पार्टी में कोई टूट होने जा रही है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी का एक बड़ा धड़ा एक बार फिर एनडीए में बीजेपी के साथ वापस आना चाहता है, या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इसीलिए पार्टी अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं क्योंकि उनकी लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ नजदीकी बहुत बढ़ गई है, जो लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करें, अब वो दिल्ली की राजनीति करें और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री से अब मुख्यमंत्री का प्रमोशन मिल जाए, यानी तेजस्वी यादव को। ये हुई दो बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन अगर किसी ने बनाई तो वो थे बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के सांसद मलूक नागर, जो हमारे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। मलूक नागर ने कहा कि अगर इस इंडिया अलायंस के अंदर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो उत्तर प्रदेश में इसका कोई मतलब नहीं है और ये बीजेपी के लिए लगभग वॉकओवर जैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीती 2014 में, 2019 में आकर 64 सीटें जीती। और अगर इस बार केवल इंडिया गठबंधन में फिलहाल जो दल है यानी अखिलेश यादव, कांग्रेस और आरएलडी ये लड़ते हैं तो फिर 75 सीटें जीतने से भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी बहन मायावती से माफी मांगे उनके विधायक तोड़ने के लिए और उनको पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो तो वो इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और तभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। तो इन दोनों बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। आप बयान जरा पहले सुन लीजिए, पहले मलूक नागर का जो एक और पीएम फेस की दावेदारी पेश कर रहे हैं मायावती जी की तरफ से, और राहुल गांधी ने कैसे बताया कि अब जंग तेज होने जा रही है, चंद महीनों में विचारधारा की इस लड़ाई के लिए सेनाएं तैयार हैं। बसपा कुछ दो वरिष्ठ कांग्रेसियों के कल परसों बयान आए हैं। एक कहता है कि बसपा नहीं हुई तो 73 से 75 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। एक कहते हैं कि देश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बसपा के। तो मैंने कल कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, तो कांग्रेस आगे निकल के आए, लीडरशिप करे सारी पार्टियों की और माफी मांगे उठा करके। जो राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, माफी मांगे। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो कुमारी बहन मायावती जी को दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती है इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएं तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है।
तो अब कौन सा दल कौन सी विचारधारा में जुड़ रहा है, अब इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। प्रेम जी बहुत स्वागत है आपका। मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, जिनके अभी हेडलाइन बनाने वाला बयान अभी आपने देखा था। नागर साहब बहुत स्वागत आपका भी इंडिया टीवी पर। ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, एलजेपी रामविलास पार्टी से। वाजपेयी साहब स्वागत आपका भी। जीएम शाहीन साहब जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज जेडीयू से, जिसकी बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली के अंदर। शाहीन साहब का बहुत स्वागत है। और आरजेडी से हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध कुमार जी हैं, प्रोफेसर साहब का बहुत स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो पहले नागर साहब ने आज, चूंकि मायावती जी की दावेदारी भी देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दी है, लेकिन उसके लिए शर्त रखी है कि कांग्रेस माफी मांगे। तो नागर साहब, मतलब बसपा इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, कंडीशंस अप्लाई? देखिए, मैं इस बात को दोबारा साफ कर रहा हूं कि मैंने कहा था, अभी कह रहा हूं कि दो कांग्रेसी नेताओं के, एक तो कोई सीनियर नेता ओवरसीज से उन्होंने बयान दिया कि अगर बगैर बीएसपी के कांग्रेस और यथाकथित जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो अगर चुनाव लड़ेगा बगैर बीएसपी के तो 73 से 75 सीट आएंगी बीजेपी की। और दूसरे हैं जो एआईसीसी के मेंबर भी हैं, जो पिछले होम मिनिस्टर के सामने चुनाव भी लड़े हैं, जो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार भी रहे हैं और जो खड़गे साहब के प्रस्तावक भी रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने कहा है कि देश से बीजेपी को बगैर बीएसपी के हराया नहीं जा सकता। ये चीजें पूरी चर्चा में थी, बयान दबादब आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस भी हमें बदनाम करने की कोशिश करती है कि बीजेपी से मिली हुई है, बीटी में सीबीआई से डरती है, ईडी से डरती है, इनकम टैक्स से डरती है, तो अपने गिरेबान में नहीं झांकती। जो राजस्थान में उन्होंने कृत करा 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, हम उनकी सरकारों को सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, सपोर्ट कर रहे थे। 10 साल तक 2004 से 14 तक हमने भारत सरकार में बगैर कंडीशन के, बगैर मंत्री बने हुए उनको सपोर्ट करा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो इसकी माफी मांग लें और कुमारी बहन मायावती जी को, आज जो देश का माहौल है दलित और पिछड़ों का, और दलित जो हो रही है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट का, जो बाबा साहब के समय से बाबा साहब की विचारधारा जो काशीराम जी ने आगे बढ़ाई और जिसे कुमारी बहन मायावती जी आगे दबादब बढ़ा रही हैं, उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा है। तो कांग्रेस अगर बात करती है तो उनसे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए और आगे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कुमारी बहन मायावती जी माफ कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई दिल से माफी मांग ले तो वो माफ दे देती हैं। तो मैंने ये कहा था, अब भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी आज राहुल गांधी जी नागपुर में बोल रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है, हाँ जी, ये सोच की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। तमाम देश के जो अकलियत समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको ध्यान में रख के, और जो दलित समाज के लोग हैं उनको ध्यान में रख के हम बीजेपी से समझौता नहीं कर रहे। नहीं तो बीजेपी में अगर हम समझौता कर लें तो एक भी सीट क्या उत्तर प्रदेश में कोई जीत जाएगा? पूरे देश में सब प्रदेशों में हमारा कहीं 9% वोट, कहीं 7% वोट, कहीं 5% वोट, कहीं 3% वोट, कहीं 1.5% वोट, तमाम इतनी अगर वोट बीजेपी के साथ मिल जाए तो क्या कहीं विपक्ष खड़ा रह जाएगा? अगर विचारधारा पे हम बीजेपी के साथ नहीं मिल रहे, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, दलित समाज को देखते हुए, अकलियत समाज को देखते हुए, और जो पिछड़े और किसानों में जो पसंद नहीं करते सबको देखते हुए विचारधारा की बात से, तो अगर विचारधारा की बात पे हम उनसे नहीं मिल रहे और तुम्हें दलित चाहिए और तुम बीजेपी को हटाना चाहते हो, तो भाई आओ बहन जी से माफी मांगो और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाओ। मुझे उम्मीद है कुमारी बहन मायावती जी माफ कर देंगी। तो आओ निकल के बाहर और नकली बात करना बंद करो, अफवाह फैलाना बंद करो। कांग्रेस के जो लोग कहते हैं कि बीएसपी बीटी में डरती हैं, अरे तुम गलती करते हो, तुम चोट पहुंचाते हो, तुम डकैती डालते हो, विधायक तोड़ के ले जाते हो, चोरी भी, सीना जोरी भी, और तुम ये भी फिर मानते हो कि तुमसे सीधी बात भी ना कही जाए। अरे आज किस स्थिति में हो देखो जरा, और फिर अगर तुम बीजेपी को हटाना चाहते हो तो बढ़ो आगे और देखते हैं फिर क्या होगा। अब आपने दोस्ती की शर्तें ही ऐसे रख दी हैं कि क्या करे कांग्रेस पार्टी। बहरहाल ये तो आपको तय करना है ना नागर साहब, आपकी पार्टी को और मायावती जी को, कि आपको गठबंधन में जाकर के बीजेपी को रोकना है या बीजेपी की राह आसान करनी है बाहर रह के। सौरभ जी देखिए, सौरभ जी, कैंडिडेट बनाना अब आप सारी पार्टियों का काम है।
प्रधानमंत्री बनाना जनता का काम है। प्रधानमंत्री जब ही बन सकते हैं जब जनता चाहेगी, और जब जनता चाहेगी पूरे देश का दलित इकट्ठा होगा, अक़लियत समाज इकट्ठा होगा। तो कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं, या आज उनको बिल्कुल बेपर्दा करो, साफ उनसे पूछो क्या मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रख करके, और क्या तुम वोटों को, दलित वोटों को जो अब तक लेते आए हो, उन दोनों को ध्यान में रख करके बीजेपी को अगर हटाना चाहते हो, तो क्या कुमारी बहन मायावती जी को, दलित चेहरे को जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करा, जिन दलितों पे और मुसलमानों पे तुम राज, उनकी भाषण तुम्हारा यहीं से शुरू होता है, तो क्या तुम सपोर्ट करने को तैयार हो या नहीं हो? सीधी बात पूछ लो ना सौरभ जी। अभी इसके कांग्रेस के साथी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे, जुड़ेंगे तो मैं तो ये, लेकिन पहले आपको क्लियर करना चाहिए ना, आपका पहला उद्देश्य क्या है? बीजेपी को रोकना पहला उद्देश्य है या नहीं है? और आप खुद कह रहे हैं कि हम अगर गठबंधन में नहीं है तो 75 सीटें यूपी में जीत जाएगी भाजपा। मेरा सुनो, हमारा पहला उद्देश्य है, जो कांग्रेस ने दलितों की, अक़लियत समाज की वोट ली और उनके लिए नहीं करा, और जो हम हैं, हमेशा हमने कांग्रेस को सपोर्ट करा, बगैर शर्त के। भारत साल में 10 साल सपोर्ट करा, 5 साल राजस्थान में सपोर्ट करा, 5 साल मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा, 5 साल उत्तराखंड में सपोर्ट करा। तो हम चाहते हैं कि वो हमें झूठा बदनाम ना करें। बी टीम है बीजेपी की, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई, गिरेबान में झांके, चोरी सीना जोरी ना करें, आके बाहर निकल के आए, और हमेशा सपोर्ट लेने की ना सोचें, कभी सपोर्ट दें भी। अखिलेश जी को भी तुम ये कहते हो, अखिलेश पखलेश, हमें तुम कहते हो बी टीम डर गई। अरे ये ड्रामा बंद करो, सीधे निकल के आओ और सीधी साफ साफ बात करो। अगर तुम बीजेपी को हटाना चाहते हो तो त्याग करो, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति ऐसी हो जाएगी जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, उधर को ना बढ़ते हुए चले जाओ। तो अभी समय है तुम पे 31 तारीख तक का, तो आओ निकल के बाहर, बढ़ो आगे और सिद्ध करो कि तुम देश के लिए काम करना चाहते हो, देश की जनता के लिए काम करना चाहते हो, मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हो, दलितों के लिए काम करना चाहते हो, और कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। जो आज नागपुर में राहुल गांधी जी ने कहा है, विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, इसलिए तो हम भी नहीं मिल रहे उधर। अरे ठीक है, हमारे साथ इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर शाहीन जी हमारे साथ हैं, सुबोध कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर बड़ी साफ साफ बात कर रहे हैं हमारे सांसद साहब बसपा से। आपको लगता है कि भाई इनको भी हिस्सा होना चाहिए इंडिया गठबंधन का? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, 80 सीटों का प्रदेश है, वो खुलकर कह रहे हैं भाजपा को नहीं हरा सकते आप यूपी में अगर हम साथ नहीं है। नहीं सौरभ जी माफी चाहता हूं, ये पूछो कि क्या दलितों को ध्यान में रखकर, मुसलमानों को ध्यान में रख के वो हमें अपने गठबंधन में साथ रखना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो क्या गलती की माफी मांगेंगे और कैंडिडेट बनेंगे? सीधा पूछ लो ना इनसे। अभी तो सुबोध साहब देखिए आरजेडी से मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे शाहीन साहब जोड़ रहे हैं इसमें कुछ, 1 सेकंड, शाहीन साहब की बात आ जाए पहले। बोलिए शाहीन साहब, अकलियतों की भी बात की उन्होंने। आरजेडी की सुनो, आरजेडी देखिए ये जो भी बता रहे हैं हम इनसे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यही बात जाकर ये अपनी मीटिंग में बोले, इसको पब्लिक डोमेन में लाने की क्या बात है? जहां पर इंडिया गठबंधन की बात है, हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे अपनी मीटिंग में करेंगे। जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे तभी तो डिसाइड होगा ना। ये टेलीविजन चैनल्स पे या पब्लिक डोमेन में तो डिसाइड नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, कौन उस वक्त हम लोग चूज करेंगे। ये सभी, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक दल या 2 पार्टीज की पार्टी नहीं है, इसमें बहुत सारी पार्टीज है, और सभी लोगों की जो राय होगी, जो मशवरा होगा, वो सब चीजें लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लेकर, जैसे ये बता रहे, मैं सुन रहा था अभी कि ये दलित्स को लेकर चल रहे हैं, ये मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी आपस की नाराजगियां हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों को हम बैठ के एक जगह, जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, उसमें दूर कर सकते हैं। उसको पब्लिक साहब, इंडिया गठबंधन की मीटिंग से तो खबर ये आई थी कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर बसपा को आप लाओगे गठबंधन में तो हम छोड़ के चले जाएंगे। देखिए अभी कांग्रेस के साथी यहाँ नहीं है, मैं इसलिए, नहीं तो सीधा सवाल उनसे ही बनता था। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई हमें तोहमत देते हो, तो पहले हमसे बात तो करो। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बात की जाएगी। हम तो कहेंगे, हम तो मशवरा देंगे कि भाई बात की जाए, बसपा के साथ बात की जाए,
और कांग्रेस के जो सौरभ साथी जी, हमारे सौरभ हैं जी, वो सौरभ इनके जी, साथ बैठकर सौरभ बात जी, करें और तोहमत न सौरभ जी, दें, प्लीज क्योंकि जनाब। हम तोहमत अगर देंगे सौरभ जी। इसका फायदा बीजेपी को होगा, अच्छा, ठीक। जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। नागर साहब कुछ कह रहे हैं, और बोलिए। इसके लिए जो भी बातचीत होगी सौरभ उसके जी। लिए हम सब लोग तैयार हैं। हाँ सौरभ जी, सौरभ जी पूरा देश देख रहा है। मैं जो कांग्रेस के जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसके साथ ही बैठे हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं और ये तो हमारे जैसी स्थिति में ही है। पर मैं इनको प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस से ये पूछ लें और आप भी स्टडी कर लें कि क्या 10 साल हमने समर्थन कांग्रेस को दिया कि नहीं दिया, क्या मध्य प्रदेश में समर्थन बगैर दिया कि नहीं दिया, क्या राजस्थान में समर्थन दिया कि नहीं दिया, क्या उत्तराखंड में समर्थन दिया कि नहीं दिया, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि ये तो डर रहे हैं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, और ये तो जो है दबे हुए हैं और ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है। जब तुम तो पब्लिक डोमेन में ले आओ और अगर हम पब्लिक डोमेन में लाके बात करें तो हम गलत, क्योंकि हमारी दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, मायावती दलित है, इसलिए ये तो देखिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम शुक्ला जी बता दें कि कोई डरा रहा है बसपा को या नहीं डरा रहा है, कौन सी एजेंसी लगी हुई है नहीं लगी हुई है। लेकिन देखिए प्रेम शुक्ला जी, आज हो क्या रहा है, नीतीश कुमार जी दिल्ली में उनके पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा, एक उम्मीदवार। राहुल गांधी जी नागपुर में खड़े हैं, दूसरे उम्मीदवार जो विचारधाराओं की लड़ाई बता रहे हैं। और अभी नागर साहब ने कह दिया कि मायावती जैसा तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। चाहता है कि उसका लीडर प्रधानमंत्री बने, उसमें किसी प्रेम को शुक्ला आपत्ति जी नहीं होनी चाहिए। जी सौरभ जी ऐसा है, मलूक नागर जी की जो बात है उत्तर प्रदेश सेंट्रिक ज्यादा उनकी बात है। तो उत्तर प्रदेश का आप इतिहास राजनीतिक देखेंगे तो सबसे पहला गठबंधन बना सपा और बसपा का, और उसमें सपा ने किस तरह से सुश्री मायावती जी के चीर हरण करने का दुष्कर्म तक कर डाला, ये सबने देखा, उनकी हत्या करने का प्रयास हुआ। दूसरा गठबंधन 96 में बना बसपा और कांग्रेस का, वो भी विफल रहा। और उसके बाद जो है गठबंधन बना कांग्रेस का और सपा का, वो भी विफल रहा। फिर सपा और बसपा गठबंधन बना, वो विफल रहा। सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री, पहली दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी चुनावी गठबंधन नहीं रहा। तो सुश्री मायावती जी को सबसे अधिक सम्मान देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई भेजते हैं। अरे साहब, हम तो उनको शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री निवास भेजे हैं। उनको हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जब सपा के गुंडे सुश्री मायावती की हत्या का प्रयास गेस्ट हाउस में कर रहे थे तो उनकी रक्षा की है। और सुश्री मायावती हमारे नेताओं लालजी टंडन और आदरणीय कलराज मिश्र इनको रक्षाबंधन मानती थी, हमेशा राखी बांधती थी, तो बहन भाई का रिश्ता रहा, लेकिन हमने कभी उसका राजनीतिक दोहन करने का प्रयास नहीं किया। सुश्री मायावती का राजनीतिक दोहन बारंबार, जैसा मलूक नागर जी कह रहे हैं कि वो बारंबार कांग्रेस के समर्थन में गई और कांग्रेस ने उनको चला, और कांग्रेस ने केवल इन्हीं को नहीं चला है, कांग्रेस ने इसी तरह चलने का काम सपा को किया, इसी तरह लालू जी को चला उसने, इसी तरह से जो है डीएमके, जिस डीएमके की बात करते हैं आजकल, जिसके साथ गठबंधन में है, कनिमोजी को जेल भेज दिया जी। ये दुर्दशा की उनकी। नहीं तो आप और नागर साहब फिर खुल के कह देना कि हम साथ साथ हैं जी। नहीं, हमारा उनका राजनीतिक गठबंधन कभी चुनावी रहा ही नहीं है। मलूक नागर जी का भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी गठबंधन नहीं रहा है। फिर भी हमने कभी जो है एक दलित युवती को मुख्यमंत्री बनाने में कोई संकोच नहीं किया हमने। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की, आदरणीय अटल जी की उदारता रही है। मैं दावेदार नंबर 4 जरा नीतीश कुमार जी की बात पर बढ़ूंगा, एक कमेंट देना चाह रहे हैं नागर साहब, बोलिए नागर जी। सौरभ जी, मैं एक बात कह रहा हूं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं प्रेम जी, मैं इनको कह रहा हूं कि सिद्धांतों के तौर पे उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने हमें आगे ला करके दूसरे को काटने के लिए हमें मुख्यमंत्री बनाया, कुमारी बहन मायावती जी को, सिद्धांतों की खातिर हमने तुरंत बीच में छोड़ दिया जो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे ये प्रदेश की सरकार। देश की सरकार जब माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो एक वोट से गिराई हमने सरकार, सिद्धांतों की खातिर हमने तुरंत छोड़ दिया। उसी तरह सिद्धांतों की खातिर आज हम इंडिया गठबंधन में नहीं गए, और आज इसकी शुरुआत कांग्रेस को करनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस ये चाहती है देश से भाजपा कमजोर हो और ये अस्तित्व में आए, तो
आगे निकले, माफी ठीक है। मांगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है अभी भी। चलें ठीक। अब जरा एक बार मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं और वाजपेयी जी के पास जाऊं, एक कम अपडेट जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से बहुत तेज खबरें ही उड़ रही हैं कि भाई कुछ होने जा रहा है बिहार के अंदर, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आना चाह रहे हैं, इस किस्म की खबरें। और वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी पार्टी की बैठक जो है वो शुरू हो गई, आज और कल भी उनकी बैठक चलने जा रही है। तो देवेंद्र, क्या हकीकत है आखिर इस खबर की? और नीतीश कुमार के पोस्टर लगे, प्रदेश ने देखा देश देखेगा, अभी भी कोई आकांक्षाएं जो हैं राष्ट्रीय राजनीति में बाकी हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह से 2024 लोकसभा का चुनाव, वो विपक्षी गठबंधन जो अभी बना हुआ है इंडिया गठबंधन के नाम से, वो उसी गठबंधन के तहत वो चुनाव में जाने वाले हैं। 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का पाला बदलने का कोई अभी तक कोई संकेत नहीं दिख रहा है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अभी भी आपसे थोड़ी देर पहले जो जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई, उस बैठक में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे तो उस बैठक में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में यही कहा कि कल जो पार्टी की कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, वो प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारा जो एजेंडा है उसे परिलक्षित कर सके और हमारे जो इश्यूज हैं वो इश्यूज उस राजनीतिक प्रस्ताव में आ सके। तो वो पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव पे फोकस किए हुए हैं। फर्क सिर्फ ये आना है कि क्या वो जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में होगा, वो उस चुनाव में जाना चाहेंगे, या फिर वो कमान अपने हाथों में लेना चाहेंगे। जेडीयू के भीतर अधिकांश नेताओं से पूछें तो वो ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा नजर आ रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथों में ले लें। लेकिन जेडीयू की कार्यशैली हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने से पहले किसी और से सलाह मशविरा नहीं करते और उनके जितने भी पहले के फैसले रहे हैं वो खुद अपने ही फैसला लेते हैं। तो इस लिहाज से वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली किसी नेता को भी नहीं मिल पाई है कि फाइनली क्या हुआ। पिछले दिनों जब ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो बैठक हुई थी, तकरीबन आधे घंटे की बैठक, उस बैठक में इस बात पर मुहर लग गई होगी कि ललन सिंह रहेंगे या जाएंगे। अगर ललन सिंह जाते हैं तो वो कमान कल नीतीश कुमार के हाथ में आएगी, अन्यथा कोई और बदलाव नहीं होने वाला है। गठबंधन को लेकर अभी नीतीश कुमार कोई और नाटकीय कदम नहीं उठाने वाले हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा रहा है पाला बदलने का, तो इसलिए अटकलबाजियां बहुत ज्यादा चलती हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए की तरफ आए, इसके कोई संकेत नहीं। चुनाव के बाद की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब 24 का चुनाव तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ डटकर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए ही लड़ेंगे। अभी देवेंद्र जो है ये खबर बता रहे हैं हमको। वाजपेयी साहब, शाहीन साहब और सुबोध कुमार जी, बिहार की राजनीति पर उनके पास हम चलेंगे और जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है वो और उस पर रोशनी डाल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां ले रहा हूं, बहुत जल्द वापस लौटता हूं। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। हमारे मेहमान प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, के वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से, प्रोफेसर सुबोध कुमार आरजेडी से हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सुबोध, ये क्यों ये अटकलें और ये जो है खबरों का सिलसिला, अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर तेजस्वी यादव जी को भी रिएक्ट करना पड़ा और कहा नहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के जनमानस का जो मुद्दा है उससे हटकर जो है मुद्दा कुछ और चलाना चाहती है। जनमानस के मुद्दे को बाजार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने एक परसेप्शन बनाने की साजिश रची है। और वो परसेप्शन क्या है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में किस तरीके से मतभेद है, इसको बाहर जनता के सामने परोसना। और ये पूरी मनगढ़ंत बातें हैं जो कुछ दिनों से चल रहा है मीडिया में। कारण ये है कि जनमानस का मुद्दे को इन लोगों ने अपहरण कर रखा है, मेन कारण ये है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात कही थी विचारधारा की। सौरभ जी देखिए, ये जो लड़ाई है 2024 की, ये लड़ाई सच में विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है। और उससे अगर हम पीछे चले जाते हैं तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है, इसको आप देखिए, बुद्ध से देखिए और फिर मौर्य वंश में देखिए, जिस तरीके से मौर्य वंश का खात्मा किया गया और पुष्यमित्र शुंग आ गए, ठीक इसी प्रकार से 1932-33 के बाद सावरकर जी पूरे देश में घूमे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की। और एक तरफ गांधी जी थे
जो है भारत माता का मतलब होता है भारत की जनता। तो एक तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसी की विचारधारा की लड़ाई आज भी है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात आप देखिए, जहां तक नागर जी कह रहे थे कि बीएसपी और कांग्रेस जिस विचारधारा के करीब है, वो विचारधारा जो है पूरे इंडिया अलायंस के सभी मेंबर करीब हैं। हाँ, हो सकता है कि मतभेद और मनभेद हो सकता है, लेकिन नागर जी का जो बीएसपी है हमारे साथ मतभेद नहीं है। जो आइडियोलॉजी को वो प्रैक्टिस करते हैं वही आइडियोलॉजी को इंडिया गठबंधन प्रैक्टिस करती है, और उसी आइडियोलॉजी और उसी विचारधारा की जो लड़ाई है। प्रोफेसर साहब देखिए, बात सीधी सी है, आपने बहुत आइडियोलॉजिकल बात कही। है। मैं तो सीधी सीधी सियासी बात करता हूं आपसे। चुनाव से ठीक पहले हम लोग खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं। चर्चाएं क्या है कि नीतीश कुमार जी को भी राष्ट्र की राजनीति में एक रोल चाहिए, उनको भी पीएम फेस बनना है। खड़गे साहब का नाम पहले बढ़ा दिया गया। राहुल गांधी अपने आप को किसी से कम नेता मानते नहीं है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है। लालू यादव जी चाहते हैं नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़े, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। सौरभ जी, मैं इसीलिए मैंने शुरू ही कहा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी बातें बोली है? क्या किसी इंडिया के अलायंस की गठबंधन के नेता ने किसी ऐसी बातें बोली है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ, कुछ उसके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, अपने लीडर को वो शीर्ष नेतृत्व पे देखना चाहते हैं, इस कारण से वो बोल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के कोई भी साथी ऐसे नहीं है जो ये बातें कह रहे हैं। हाँ, मीडिया में ये बातें चल रही है क्योंकि जनमानस के जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटका कर इस तरीके से सिर्फ मीडिया क्रिएशन है या असल में इसके पीछे कुछ है जड़ में? हम वाजपेयी साहब के पास में जाना चाहता हूं। वाजपेयी साहब, क्यों ये बिहार की राजनीति में धुआं दिखाई दे रहा है बिना चिंगारी के? कुछ अनबन चल रही है क्या जो गठजोड़ सरकार चला रहा है? सौरभ जी, ये प्रोफेसर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति ऐसी नहीं चलती है। माफ़ करना, देखिए नीतीश कुमार का इतिहास है सत्ता से चिपके रहने के लिए। और याद करिए 98 में पहली बारी पलटी मारी थी इन्होंने। समाजवादियों पे एक तरीके से छीटा पर कलंक लगा दिया था इन्होंने। जब बीजेपी के पास गए थे, अनटचेबल होती थी उस वक्त बीजेपी। उसके बाद 2013 में फिर पलटी मारी, फिर 17 में मारी, फिर 22 में मारी। तो एक्सपर्ट हैं ही तो पलटी मारने का। ये क्या करेंगे ये तो यही जाने, नंबर 1। और जहां तक लल्लन बाबू का सवाल है जो बिहार में चल रहा है, लल्लन बाबू पार्टी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। ये नीतीश को भी छोड़ के चले गए थे और स्टेटमेंट दे रहे थे कि नीतीश बाबू के दांत की सर्जरी मैं ही करूंगा। तो ये सुगबुगाहट नहीं है, हकीकत की लड़ाई है। और तीसरी बात यह है सुबोध जी कि लालू यादव की और नीतीश बाबू की परस्पर विरोधी राजनीति रही है हमेशा। ये तो मजबूरी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इधर आ गए, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इससे जनता को क्या सरोकार है? 30 साल से आप दोनों लोग हैं, 15 साल लालू जी ने राज किया, 18 साल से ये हैं। कहाँ पहुंचाया बिहार को आपने? जनता को उससे सरोकार है। आज भी 2 हत्याएं रोज हो रही हैं, 3 बलात्कार रोज हो रहे हैं, 3 साल की डिग्री 8-9 साल में नहीं मिल रही है। अभी पिछले हफ्ते कोई टीचर का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन हुआ तो वो ज्वाइनिंग के लिए गया। ज्वाइनिंग के लिए जहाँ का पता दिया गया था वहाँ खेत था और खेत में एक झोपड़ी बनी हुई थी। कहाँ ज्वाइनिंग करेगा? ये चरवा विद्यालय देन जो है ना, ठीक है, ये स्कूल कल्चर उसी का है। तो आप कह रहे हैं नीतीश जी पलटी मारने के लिए तैयार इस वक्त आपको मालूम पड़ रहे हैं। सुबोध जी एक बार जवाब देना चाहते हैं फिर प्रेमी। इतिहास बता रहा है, हम इतिहास बता रहा है, इतिहास है उनका, ये फैक्ट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फैक्ट है जो मैं रख रहा हूं सामने। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा स्वार्थी नेता हैं जी। देखिए, वाजपेयी जी ने 2-3 बातें कह दी यहाँ पर। पहली बात उन्होंने चरवाहा विद्यालय की। शायद वाजपेयी जी अगर चरवाहा विद्यालय को पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वही चरवाहा विद्यालय का जो स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री ने अभी लागू किया है पूरे भारत में। चरवाहा विद्यालय का जो पूरा प्रचार है, देखिए कि विदेश से लेकर विदेश तक में हुआ। लेकिन ये दुख की बात है जिस कारण बस जो है इस चरवाहा विद्यालय को, प्रोफेसर साहब वो चरवाहा विद्यालय की बात नहीं कर रहे थे, तक बात रही, वो कह रहे थे विद्यालय जो है वो खेत में चल रहा है। सौरभ जी मैं आ रहा हूं। नहीं, देखिए चरवाहा विद्यालय का नाम लिया तो मेरा बोलना वाजिब था। अब जहां तक बात रही इकोनॉमिक्स से, इन्होंने जो बात किया कि इन्होंने क्या किया 30 साल में, देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप करिए। 2024 का भारत और 2024 का बिहार,
1990 का बिहार और 1990 का भारत, आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि जिस तरीके से भारत ग्रोथ किया है उससे 0.8% ज्यादा जो है बिहार का ग्रोथ रहा है कंपैरेटिव स्टडी में। दूसरी बात, अगर यहाँ समय नहीं है तो मैं खोल देता। तीसरी बात जो इन्होंने बोला कि भाई इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, लालू जी नीतीश जी का एक दूसरे के विरोधी हैं, शायद मुझे लगता है वाजपेयी जी पूरे जानकार हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रोफेसर साहब ये जो आपने अभी आंकड़ा जो भी आपने दिया, और आप जानकार विद्वान व्यक्ति हैं तो आंकड़ा तो गलत नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये आपको बताना चाहिए अपनी इंडिया अलायंस के उन साथियों को जो बताते हैं कि यूपी बिहार के लोग केवल टॉयलेट बनाने के लिए हैं, उनको बताएं ना ये बात जाकर के। एक चीज देखिए, एक चीज और सौरभ जी, एक चीज और मुझे आने दीजिए यहाँ पर। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टीज को यूज कर बड़ा पार्टी बन गई, चाहे और उसके बाद उसके जो है पीठ में छुरा भोंका, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे झारखंड जेएमएम की पार्टी हो, आजसू की पार्टी हो, अनेकों पार्टियां ऐसी है जिसको जो है उसके कंधे पे बढ़कर आगे आज जो है देश और दुनिया की बड़ी पार्टी बन गए, पर उसके कंधे को तोड़ने का अगर काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बीएसपी भी उसमें बीएसपी को भी इन लोगों ने तोड़ने की साजिश की है। मलूक नागर जी चर्चा में भी है नहीं, तो मैं लेता हूं उनका कमेंट भी। आपके इस आरोप पर जरा प्रेम शुक्ला जी का जवाब, कोई क्षेत्रीय दलों को इस्तेमाल करते हैं, नहीं है, मतभेद करते हैं जी। देखिए अभी इनकी बात कैसे गलत है बताता हूं मैं आपको। जनता दल को जो है किसने तोड़ा? राष्ट्रीय जनता, लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह की पीठ में छुरा घोंपा था कि चाकू घोंपा था कि तलवार घोंपी थी, जरा बता दें। फिर लालू प्रसाद यादव की पीठ में जो है नीतीश कुमार ने क्या घोंपा था, जरा ये भी बता दें। साहब सुन ले, अरे लीजिए भी, आप लीजिए भी, आप मेरी बात कर रहे थे ना, सुन के प्रोफेसर लीजिए। चिल्लाने लगे, चीखने लगे, जैसे सच बोल दिए चीखने लगे भाई साहब। मुलायम सिंह यादव ने वीपी सिंह की पीठ में क्या घोंपा था, जरा वो भी बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाई, जेएच पटेल की पीठ में छुरा क्या 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 घोंपा था शरद यादव ने, जब अलग पार्टी जनता दल यूनाइटेड बना ली। फिर शरद यादव 2004 से 2016 तक अध्यक्ष थे, और शरद यादव को किस तरह से अपमानित करके पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया ये हर कोई जानता है। दूसरे अध्यक्ष बने रामचंद्र प्रसाद सिंह, उनको अपमानित करके हटाया गया। रंजन यादव के साथ लालू जी के संबंध क्या थे, ध्यान है ना। और जो शिवानंद तिवारी ने जेल भिजवाने का काम किया, आज उनको गले लगा के बैठे। जिन ललन सिंह ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को भूखंड घोटाले के, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी इंडिया टीवी के आर्काइव्स में वो फाइलें होंगी जिसमें ललन प्रसाद सबूत और जो है गवाह पेश कर रहे हैं कि किस तरह से भूखंड जो है नौकरी के बदले में लिया गया। तो ललन सिंह को आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको। तो इसी तरह से जो है तमाम पार्टियां इस देश में भाई जो बनी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनी, कांग्रेस के पीठ में क्या झूरा घोंपा ममता बनर्जी ने, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। हमने तो अलायंस पार्टनर्स में भी हमने किसी अलायंस पार्टनर को निकाला नहीं। शिवसेना खुद छोड़कर भागी, हमको धोखा देकर भागी। उद्धव ठाकरे धोखा देकर भागे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है उनको नहीं। शिरोमणि अकाली दल खुद से जो है अलायंस तोड़कर गई, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं हटाया। जनता दल यूनाइटेड 2 बार, एक बार 2013 में और एक बार 2022 में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भागी। अगर कोई जो है गद्दारी किया है तो नीतीश कुमार है कि जो है मोदी जी का पोस्टर लगा के चुनाव जीते और जो है तेजस्वी जी के साथ चले गए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर। तो गद्दारी करने का काम जिन लोगों ने किया वो खुददारी पर तो भाषण न दे महाराज। अरे ठीक है, एक बार सुबोध जी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा देवेंद्र के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड, ये बीजेपी जी का जो हमें की जो ताकत दिखाई देती है, बीजेपी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमें क्षमता बीजेपी की दिखाई देती है, इसके साथ कितनी सच बात है देवेंद्र ये कि बड़े प्रदेशों के अंदर छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को साथ भी लेकर बीजेपी को चलना पड़ता है? देखिए निश्चित तौर पे, और बीजेपी की कोशिश रहती है कि अपने बुके को ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाए, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम रिजल्ट में विश्वास करते हैं। जैसे अभी के बिहार के उदाहरण में देख लें सौरभ, जो बहुत प्रासंगिक लग रहा है, आपको बहुत सारे बिहार बीजेपी के नेता ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री, बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलने का मूड बना लें तो हो सकता है कि अगले 1 घंटे बाद वो ऐलान भी हो जाएगा कि वो एनडीए में आ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो फैसला किस स्तर पर होगा, किस रूप में होगा। तो बीजेपी की हमेशा से कोशिश रहती है कि अपने बुके को बड़ा बनाएं। मसला ये जरूर रहता है कि जिन बुके को आप बड़ा बना रहे हो उनके साथ सीटों के लेकर बीजेपी कभी भी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आती। और ये हमने देखा, जैसे शिवसेना के संदर्भ में उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से बीजेपी को इस बात के लिए इतना प्रेशर बना लें कि बीजेपी हमारी डिमांड के सामने झुक जाए, और बीजेपी ने वहां पर
अपना नुकसान उठाया था उस समय, बावजूद इसके वो झुकी नहीं। तो ये बीजेपी की कार्यशैली जरूर है कि अपने बुके को बड़ा बनाते हैं, प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब सीटों की बात आती है, शेयरिंग की बात आती है, तो वहां पर बहुत हार्ड बार्गेन होता है जी। और ये वाजपेयी साहब के साथ भी हो रहा होगा अभी, उनकी पार्टी के साथ। नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं होता। अरे हम लोग उनके प्रिय हैं, चिराग बाबू मोदी जी के सबसे नंबर 1 प्रिय हैं, और पार्लियामेंट में खुल के तारीफ करी थी, इसलिए हमारे साथ कभी नहीं हुआ, ना पहले हुआ जब रामविलास जी से, ना अब होगा। उसका सिद्धांत मानिए सौरभ वही होगा कि हर पार्टी का अपना एजेंडा। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के साथ वो नहीं होगा। जो चीज हम मांगते हैं मिलती है, हमेशा मिली है हमको और आगे भी मिलेगी, ऐसा हमको यकीन है। क्योंकि इनका जो इन्होंने कृत्य किए हैं, तो याद करिए 2014 में इनको जरूरत नहीं थी हमारी, लेकिन उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया। 19 में और ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मान सम्मान दिया। तो मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये लोग अलायंस को, गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं और अपने साथियों को रखना भी जानते हैं। कोई रूठ के अपने आप चला जाए तो चला जाए भाई, उसको तो जाने वाले को तो रोक नहीं सकते। अच्छा चलिए, वाजपेयी साहब रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब बिहार की 40 सीटों की बात कर रहे हैं। तो 2014 का इलेक्शन, क्योंकि अब 19 में तो आपके साथ थे नीतीश कुमार, अब नहीं है, 14 में अलग लड़े थे वो आपसे, और वो किसी और गठबंधन में भी नहीं थे। तो उस वक्त जो है आपकी पार्टी साथ में थी, जब रामविलास जी साथ में थे तब, लेकिन उस सूरत में 22 सीटें आई थी भाजपा को, आपके अलायंस को 31 सीट मिली थी। आज आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक है। तो मैं तो इसलिए लो बेंचमार्क से शुरू किया, वो जब आप 31 सीट 14 में जीते थे, उसको भी छू पाएंगे क्या? नहीं नहीं, उसमें मैं एक कारण बताता हूं आपको। देखो बात सुनो, क्रेडिबिलिटी नेता की किसकी है उधर बताइए? नीतीश कुमार की पलटमार की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई, इसीलिए वो नंबर 3 की पार्टी बन गई। अब अगर वो माई का समीकरण पे अगर जीतना चाहे तो वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि 9 साल में जनता को ये पता चल गया है कि कौन लोग काम कर रहे हैं, हकीकत में ग्राउंड में काम को कौन पहुंचा रहे हैं। और खाली प्रचार नहीं है, माफ करना, प्रचार नहीं है, काम है। 80 करोड़ को अगर राशन जा रहा है तो जा रहा है, डिजिटल ट्रांसफर हो रही है तो हो रही है। ये बने हैं 28 लाख मकान प्रधानमंत्री योजना में बिहार के लिए, और 3.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि डिजिटल उससे बिहार में ट्रांसफर हुई है। तो उनको उम्मीद ज्यादा है कि यही दे सकता है भाई। और 30 साल का उनका देख लो, दोनों जनों का राज क्या है। तो जनता आकलन जब करती है उसके बाद वोट देती है, बहकावे में नहीं आएगी। ये जातिगत जनगणना का इन्होंने फार्मूला लगाया, नीतीश बाबू, पुराना फार्मूला है, लेकिन हुआ क्या? 75% की रिजर्वेशन दी है इन्होंने, लेकिन सबको मालूम है कि इंदिरा साहनी की केस की वजह से वो सस्टेन नहीं करेगा। सिर्फ एक राज्य का सस्टेन कर रहा है, वो तमिलनाडु, और वो इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि वो शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। बाकी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिए या एक आध के पेंडिंग है। तो जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। हिस्सेदारी की बात करोगे, जो उनको तो ना इनका गठबंधन चलेगा, ना इनका जाति का कार्ड चलेगा। आप कह रहे हैं, आप एक चुनाव में 4 सीट आई आरजेडी की और एक में 0 आप कह रहे हैं हम मोदी को रोकेंगे 40 सीटों पर। प्रोफेसर साहब देखिए, जो कह रहे हैं वाजपेयी साहब, वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा तर्क नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और मजबूत पार्टी कहती है, और एक लीडर है इनके पास, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 38 पार्टियों का अलायंस इन्होंने कर रखा है, और पिछले 10 सालों में एक भी मीटिंग एनडीए का नहीं किया पार्टियों का। और पिछले जब हम लोगों की इंडिया अलायंस बनी तो उससे डर कर इन्होंने मीटिंग किया, पहली बात। तो आप हमें ये बताइए कि ये डर किधर है, पहली। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो बात कही बिहार के संदर्भ में, कि बिहार के संदर्भ में देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो बातें वाजपेयी साहब कह रहे हैं उसमें तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जिस तरीके से हम लोग आज जुड़े हुए हैं एक साथ, और एक साथ जुड़े इसलिए हुए हैं कि भारत की संविधान के निर्माताओं का जो मूल्य थे संविधान में, उसको इन्होंने तार-तार कर दिया है। और वेलफेयर, मैं ये कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, इस बात से आप इनकार करते हैं क्या? आप तो आंकड़ों की दुनिया के आदमी हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर 15% वोट एक्स्ट्रा मिल जाता है इनकी पार्टी को, बिहार में भी मिलता है। देखिए, तो आप, वही तो मैं कह रहा हूं, ये अकेले लड़के देख तो ले, वही तो मैं कह रहा हूं। ये जो है, अगर इतनी अगर कुवत है तो 38 पार्टियों का अलायंस क्यों बना रखे हैं? मैं वही कह रहा हूं बार बार कि ये मदद लेते हैं दूसरों को, अब बाद में जाके ये पीठ में चूरा भोगते हैं। अगर हिम्मत है तो सिंगल पार्टी आके बड़े तो अकेले लड़े। देश की दुनिया शुक्ला जी, आप आ जाए,
आप आ जाए बाजार में। देखिए, पीठ में छुरा घोंपने का इतिहास मैंने आपको सुनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। यह छुरा घोंपने का काम लालू जी ने किया है, नीतीश जी ने किया है, ममता जी ने किया है, डीएमके ने किया है, इनके तमाम दलों ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी अलायंस पार्टनर का न तो अपमान किया है, न किसी की पीठ में छुरा घोंपा है। सुश्री मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, श्रीमान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, श्रीमान जो है मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, अलग अलग दलों के। तो ये सुश्री ममता बनर्जी को भी जब उनको उनकी जो दारुण स्थिति थी तो उनके साथ जब उनको सीपीएम वाले रोज मारपीट किया करते थे तो उनके समर्थन में भारतीय नहीं, ये कह रहे हैं कि इतना दम है तो अकेले लड़े ना, क्यों 38-38 पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है भाई, वो तो अकेले बिहार में नहीं लड़ पा रहे, बहुत बड़ी पार्टी वाले हैं। लालू प्रसाद यादव किसी जमाने में रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते थे, आज बिहार में अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं। हम तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपना गुलदस्ता बनाया है अलायंस का, तो इनको क्या आपत्ति है जी? जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश में गठबंधन राजनीति के शिल्पकार रहे हैं। लालू जी का क्या रही है बताइए ना मुझे। लालू जी तो अपने किसी साथी के साथ नहीं खड़े रहे ना। याद है रंजन यादव का नाम, जो गुरुजी हुआ करते थे लालू जी के, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। ऐसे उन्होंने जो है जिनके साथ दुर्व्यवहार अपनी पार्टी में किया, ऐसे लोगों की लंबी श्रृंखला है मित्र। अच्छा चलिए, तो मैं गिनाते बैठ जाएंगे तो जो है प्रोफेसर मेरे पास समय, शुक्ला जी समय कम है, एक बार जरा मैं देवेंद्र से, क्योंकि देवेंद्र हेडलाइन छपने से पहले की हेडलाइन बता देते हैं राजनीति की, दुनिया की और हर खेमे की। तो ये जो अभी जो बैठकें चल रही है नीतीश कुमार की यहाँ पर, इससे कोई हेडलाइन निकलने वाली है देवेंद्र या नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की हेडलाइंस है सौरभ की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएंगे और नीतीश कुमार की ने कमान अपने पास ले ली, बस यही एक चीज है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी चल रहा है कि नीतीश अपनी जगह किसी और को बना सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। अधिकतम जो होना है बस वो यही होना है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुंगेर के जो सांसद भी हैं राजीव रंजन सिंह, उफलालन सिंह, वो ये बता सकते हैं कि क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व से मैं मुक्त होना चाहता हूं, और उस कंडीशन में कार्यकारिणी में दूसरे सदस्य नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद बाकी सदस्य उसका अनुमोदन करेंगे, राष्ट्रीय परिषद उसका अनुमोदन कर देगी। इसके अलावा कुछ नहीं होना है सर। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, ए के वाजपेयी जी, प्रोफेसर सुबोध कुमार, देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया।